नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पर परैया इलाके में तिलक समारोह में शरीक होने पहुंचे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त गया से, और हत्या के आरोपी ने तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें तिलक समारोह में यह शख्स शामिल होने के लिए पहुंचा था, जिस दौरान इसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। हर्ष फायरिंग के दौरान यह हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि यह शख्स तिलक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था, जिस दौरान हर्ष फायरिंग की गई। कानूनी तौर पर फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तिलक समारोह में जिस शख्स की हत्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस के बावजूद भी क्या स्थिति है देखिए। हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार घटती हुई और इसमें एक शख्स की जान गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तिलक समारोह में यह शख्स पहुंचा था, लेकिन देखिए समारोह के दौरान ये मातम की तस्वीरें, जिस दौरान ये शख्स हाथों में पिस्टल लिए हुए लहरा रहा है। पीले शर्ट में आपको ये शख्स नजर आ रहा होगा, जिसके हाथ में बंदूक है, और ये हर्ष फायरिंग की गई और ये जाकर एक शख्स को लगती है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जरूर जुटी हुई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस तरह के समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम या रोक क्यों नहीं लग रही है? प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगती है? यहाँ पर लोग हथियारों के साथ समारोह में शामिल होने के लिए कैसे पहुंच जाते हैं, जहां एक शख्स मौत के घाट उतार दिया गया? इसलिए क्योंकि हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार एक के बाद एक घटती हुई। समारोह के बाद इस शख्स की मौत के बाद ये सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं। तस्वीरें देखिए, ये शख्स शर्ट में जो आपको नजर आ रहा है, इसके हाथ में बंदूक और हर्ष फायरिंग कर रहा। ये शख्स तिलक समारोह था, जहां पर तिलक समारोह में ये शख्स के हाथ में बंदूक साफ नजर आती हुई, और इसी हर्ष फायरिंग के दौरान गोली जाकर एक शख्स को लगती है, जो अपने ससुराल पहुंचा हुआ था, इस समारोह में शरीक हो रहा था, और अचानक से ये गोली इसको जाकर लगती है और इसकी मौत हो जाती है। अब सवाल यही कि जब ये तमाम गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं पर रोक या लगाम क्यों नहीं लग रही है, जिसमें एक और शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तस्वीरें गया से, तो लाल घेरे में आपको वो शख्स नजर आ रहा होगा, जहां पर खुशी का ये समारोह मातम में तब्दील हो गया। हर्ष फायरिंग की वजह से एक शख्स की जान चली गई। और सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स कौन, जिसके हाथ में पिस्टल, और जिस शख्स की जान गई है, ये तमाम घटनाक्रम क्या कुछ? देखिए, जो पूरी घटनाक्रम है, कल शाम में तिलक समारोह था परैया थाना के करहट्टा गांव में, और इसी जिस परिवार में तिलक समारोह होना था, उसी परिवार में रिश्तेदारी थी। सरबदीपुर का निवासी है, युवक करीब 20 वर्ष का है। इसी परिवार में उसकी शादी हुई थी, तो ये तिलक समारोह में वो भी आया हुआ था। और तिलक समारोह के दौरान ही आप जैसा कि वीडियो में दिखा रहे हैं कि एक युवक जो उसी गांव का रहने वाला है, पड़ोस का रहने वाला है, इस समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की है। और ये जो है, जब तिलक समारोह क्या कुछ हुई है, चूंकि कल शाम की ये घटना है, उसके बाद ये तस्वीरें भी इस वक्त सामने हैं, इसके बाद कार्रवाई किस तरह की? देखिए, ये जो घटना हुई है, जब युवक को गोली लगी थी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण अस्पताल में लाया गया था देर रात। उसके बाद आज पहले सुबह उसकी मौत हो गई है। तो पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन हैरत की बात है कि इस मामले से थाना से लेकर एसएसपी तक मीडिया के मोबाइल को रिसीव नहीं कर रहे हैं, यानी उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले ही उनके एक चौकीदार की हत्या हो गई थी अलीपुर थाना क्षेत्र में, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दो ऐसी घटनाएं 2 दिन में हुई है, जिसमें पुलिस के पास नहीं है, नहीं बोल पा रही है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। और जो अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 दिन में 2 घटनाएं, और इसके बाद ये सवाल इसलिए क्योंकि उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं। हर्ष फायरिंग में एक शख्स को जान अपनी गंवानी पड़ी, और अब तक ये शख्स गिरफ्त से बाहर है। वहीं यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक महिला ने दूसरी महिला की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों महिलाओं के बीच पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या की बात सामने आई है। आरोपी महिला को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो दोनों महिलाएं ट्रांसपोर्टर जफर की पत्नियां हैं, जिनके बीच बीते कुछ वक्त से पारिवारिक विवाद चल रहा था, और इसी वजह से इस हत्याकांड को सरेराह सरेशाम अंजाम दिया गया। बीच सड़क पर एक महिला ने दूसरी महिला की हत्या कर दी। तो यूपी के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। देखिए लोग किस कदर
कानून को हाथ में लेते हुए बीच सड़क पर, जहां पर आपको चारों तरफ लोग नजर आ रहे होंगे, इसके बावजूद किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और यहां एक महिला ने महिला की जान ले ली। और फिलहाल इस वक्त जो जानकारी है, आरोपी महिला गिरफ्त में। तो पारिवारिक विवाद में एक महिला ने दूसरी महिला की जान ली है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर बिहार के गया की, वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की। दो तस्वीरों में कानून व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहली घटना बिहार के गया की, जहां पर युवक की हत्या कर दी गई, हर्ष फायरिंग में एक शख्स की जान गई है और अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर छोटी छोटी बात पर पारिवारिक विवाद में एक महिला ने ही दूसरी महिला की जान ले ली। तो इन दोनों तस्वीरों को देखकर यह साफ होता हुआ कि किस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए, जहां पर छोटी छोटी बात में और लापरवाही की वजह से लोगों की जान जा रही है। पहली घटना बिहार के गया की, जहां पर पीले शर्ट में आपको शख्स जिसके हाथ में बंदूक, हर्ष फायरिंग की यह घटना। शादी समारोह, तिलक समारोह, और इस तिलक समारोह में जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, वहां पर इस हर्ष फायरिंग की वजह से पूरी स्थिति जो है बदल जाती है। मातम में ये पूरा समारोह तब्दील हो जाता है क्योंकि एक शख्स की जान चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। आज लगातार तीसरा दिन है जब वो कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी टिप्स, एक दूसरे के साथ चर्चाओं में शामिल। वहीं कार्यकर्ताओं को सीएम ने यह साफ मैसेज दे दिया है कि इस बार का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल के काम पर लड़ा जाएगा, यानी लालू राज बनाम नीतीश राज के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाना है। 2 दिनों में 13 जिलों के कार्यकर्ताओं से बात की जा चुकी है। आज 5 जिलों के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के सामने होंगे। 12 जून तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। जमीनी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार पिछली बार की तरह बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार नहीं होंगे क्योंकि कोरोना की वजह से यहां पर ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जनता से स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर संवाद किया जाए। लोगों को ये भी उन्होंने कहा है कि कोरोना के संकट काल में सरकार ने जो भी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई हैं, इसकी जानकारी भी आप लोगों तक घर घर तक पहुंच कर दें। नीतीश कुमार ने जमीनी कार्यकर्ताओं से विपक्ष के हमलों का जवाब देने को, सरकार की तरफ से किए गए कार्यों को लोगों तक बताने को कहा है और इस बैठक में पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और 12 तारीख तक यूं ही चलने वाला है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है ये जानना भी बेहद जरूरी। तो अब अगर चुनावी मोड की बात की जाए तो बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। सियासी दल से लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। रविवार को 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। आज 5 जिलों के साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। रविवार का दिन याद कीजिए जब अमित शाह ने वर्चुअल रैली की थी। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां अपने स्तर से शुरू कर दी हैं और नई ईवीएम से इस बार का चुनाव जो है वो लड़ा जाना है। तो देखिए राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो चुनाव आयोग भी अब लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने इस बार असेंबली इलेक्शन ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन के यानी कि M3 के साथ कराने का फैसला लिया है। अब तक बिहार में M1 और M2 वर्जन के ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार ईवीएम के सबसे लेटेस्ट वर्जन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन जल्द कर लेने के निर्देश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। M3 मॉडल के मशीन से चुनाव होना है। M3 मॉडल के ईवीएम और वीवीपैट से बिहार में आगामी चुनाव होना है। उन मशीनों का आवंटन अन्य राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और
आंध्र प्रदेश से किया गया है। तो उन मशीनों को ससमय यहाँ ला करके और उसका FLC तैयारी कराने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी को दिया गया है। तो M3 वर्जन से इस बार बिहार में चुनाव होंगे, तो वैसे में इस खबर को जरा समझ लेते हैं। देखिए, इस लेटेस्ट वर्जन के साथ इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और लेटेस्ट वर्जन के ईवीएम के बिहार में चुनाव होंगे और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। ईवीएम को लेकर के तमाम तरह की जो शंकाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब तक जिस तरह की स्थितियां बनती रही हैं, विपक्ष हमेशा से ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। नए ईवीएम से विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इस M3 से ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। लेटेस्ट वर्जन के ईवीएम से बिहार में चुनाव होगा और जितनी भी शंकाएं अब तक पार्टियों की तरफ से जाहिर की गई हैं, वो तमाम शंकाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि विपक्ष को ईवीएम पर सवाल खड़ा करने का या इसे लेकर सवाल पैदा करने का कोई स्कोप नहीं मिलने वाला है। वहीं दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के सामने अब एक नई समस्या आ गई है। मुश्किलों से बचने के लिए बिहार पहुंचे थे, लेकिन यहां काम नहीं मिल रहा, आय का कोई दूसरा साधन या जरिया नहीं है और ऐसे में वे कर्ज के जाल में फंसने लगे हैं। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिक ने कई दर्द झेले। कोई सैकड़ों मील पैदल चला तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर अपने घर लौटा। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं मिली तो एक नई परेशानी जो पैदल चलने से भी कहीं ज्यादा कठिन है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में मजदूरों का दूसरे राज्यों में बसा बसाया घर और रोजगार छिन गया। ऐसे में परिवार वालों ने महाजन से सूद पर लेकर पैसा भेजा तो इनका पेट भरा और किसी तरह ये लोग वापस अपने घर तो लौट गए, लेकिन अब ये पैसे इनके जी का जंजाल बन गया है। लॉकडाउन लग गया, खाने पीने का पैसा नहीं था तो घर से कर्ज लेकर गए। वाइफ 10,000 रुपया कर्ज लेके भेजी तो 4,000 किराया लगा, आज 6,000 बैठ के खाए। हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे फरीदाबाद में। यहाँ से बच्चे लोग जो हैं पैसा खोज कर भेजे हैं तो हम आए हैं। लड़की की शादी किए थे, उसमें परेशानी था, कर्जा था, सदा नहीं, वहाँ भी बैठ कर खाए, यहाँ भी ऐसे कर्जा लेकर जो है आए हैं 4,000। तो हम लोग वहाँ से अपना पैसा 6-7 हज़ार रुपये लगा के आए। 10% के ब्याज पे गया है यहाँ से। हाँ, घर से। अब हम लोग करीब 10,000 रुपये भेजा गया था यहाँ से। कोरोना संकट के बीच पश्चिम चंपारण जिले में अब तक 90,000 से ज्यादा श्रमिक घर पहुंच चुके हैं। ये प्रवासी श्रमिक अब काम की तलाश कर रहे हैं, जिससे समय पर ब्याज का भुगतान महाजन को कर सके। नहीं तो 5% से लेकर 10% तक का ब्याज देने वाले महाजन की रकम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मजदूर मूलधन भी नहीं लौटा सकेंगे। वहाँ हम कंपनी में काम करते थे और सैलरी नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो गया, तो मैं अपने लड़का के पास फ़ोन किया तो अपने यहाँ से भेजा किसी से लेके। वो आदमी आज मांग रहा है, तो यही दिक्कत है। अब क्या करेंगे, जो कैसे चुकाएंगे, अब काम नहीं मिल रहा है। हम तो देहरादून से आए हैं, 10,000 रुपये अपना घर से ब्याज को मंगवाए थे और उसी से किराया लगा कर आए हैं। और घर पे जाएंगे, लॉकडाउन हटेगा तो फिर आएंगे तो कर्जा से देंगे। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं में काम देने का दावा तो कर रही है, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचे श्रमिकों को काम देना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी मानो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई है। पर ये श्रमिक उम्मीद का दामन थाम सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट में रात का अंधेरा छटने और सुबह होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, ये मजदूर की मजबूरी की तस्वीर है जो उसके घर वापसी के बाद भी यूं ही बरकरार है, या यूं कहें कि कहीं ज्यादा बढ़ गई है। खबर गया से, जहां पर तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अब तक हीट वेव से 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद ANMCH में 50 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
हीट वेव से बचाव के लिए गया के ANMCH में विशेष व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ये विशेष वार्ड बनाया गया है, 50 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है शिफ्ट वाइज में। हालांकि अभी तक यहाँ कोई मरीज नहीं आया है। ये विशेष वार्ड बनाया गया है जो हीट वेव किया, पिछले साल जो है हीट वेव से कई लोगों की मौत हुई थी और इसी को देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारी की गई है ANMCH में, ताकि अगर कोई मरीज हीट वेव का मरीज यहाँ आता है तो उसको तत्काल इलाज मिल सके, और इसके लिए विशेष वार्ड बनाया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों की तैनाती की गई है, प्रतिनियुक्ति की गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो हीट वेव की शुरुआत के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगता है और ऐसे में ये कोशिश इस वक्त यही कि तैयारी अपनी तरफ से पूरी की जाए। लंबे समय बाद आज पटना जू खुल गया। हालांकि अभी सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए ही जू को खोला गया है। लोग सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक इस जू में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, सेहत बना सकते हैं, फिट रह सकते हैं। पहले दिन कैसा माहौल रहा ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। अनलॉक 2 का आज दूसरा दिन है और आज तकरीबन 2 महीने से अधिक वक्त के बाद जो है ये पटना जू खुला है, आम लोगों के लिए खुला है, जो लोग मॉर्निंग वॉकर हैं उनके लिए खुला है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। ये देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी है, ये भी मास्क लगाए हुए हैं, थर्मल स्कैनिंग लगाए हैं। जाँच करने के बाद ही जो है किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है जाँच हम लोगों की भी की जा रही है। जितने भी लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं सभी की इस तरह से जांच की जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे सूचना भी लगा दी गई है कि जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जो है ये खुला है। और आप देख सकते हैं ये अंदर की तस्वीर है, जिस तरह से जो मॉर्निंग वॉकर है ये पूरा एरिया जो है जो प्रीमाइसेस जो है यहाँ पे पूरे तौर पे सैनिटाइज कर दिया गया है। और उसके बाद ही सिर्फ वनस्पति का जो इलाका है वहाँ पे ही इन लोगों को घूमने की छूट मिली है, इजाज़त मिली है। जो जहाँ पे जानवर हैं या दूसरे जो हैं पशु पक्षी हैं उस तरफ जाने की अनुमति नहीं है मॉर्निंग वॉकरों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मॉर्निंग वॉकरों के लिए ये पटना जू खुला है और पूरे जो एहतियाती कदम हैं उसका अनुपालन यहाँ पे किया जा रहा है। लोगों को जो दैनिक कर्मचारी हैं उन्हें उनकी एंट्री हो रही है, यहाँ थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है उन लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बिना मास्क का कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो ये तमाम एहतियाती कदम जो है वो यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। जू प्रशासन जो है वो अलर्ट है, वो चौकस है और होना चौकस लाजमी भी है, क्योंकि थोड़ी सी चूक एक जो है जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है जू प्रशासन के द्वारा यहाँ पे आज अनलॉक 2 के दूसरे दिन पटना जू खोला गया है। लेकिन तमाम एहतियाती कदमों के साथ न्यूज़ 18 भी आप तमाम लोगों से ये अपील करता है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करने आते हैं पटना जू में तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अभी जो है कोरोना से लड़ाई जारी है, आपको एहतियाती कदम उठाने हैं। और जो गाइडलाइन जो पटना जू ने जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, राज्य सरकार ने जारी किया है, उसका अनुपालन आप खुद करें, दूसरों को भी से भी करवाएं, ताकि जो लोग हैं कोरोना संक्रमित होने से बचें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कि अब तक ये कहा जा रहा था घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जैसे अनलॉक 2 तक आप पहुंचे हैं, अनलॉक 2.0 तक आप पहुंचे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, लेकिन सावधान रहिए। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार का। अमित, अब की इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये कहा जा रहा है कि आप फिट रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए, लेकिन सावधानी के साथ तमाम निर्देशों को अपनाते हुए खुद को भी सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि अगर आप सजग हैं तो इसका फलाफल जो है बेहतर निकलेगा। और जो कोरोना मरीजों के संक्रमित मरीजों की संख्या है जो अभी 5000 से अधिक पहुंच चुकी है बिहार में, उसमें जो है वो उसकी रफ्तार धीमी होगी। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोरोना संक्रमण से लड़ने में भी आप मजबूत रहेंगे। और यही वजह है कि अनलॉक 2 का आज दूसरा दिन है और आज से पटना जू जो है वो मॉर्निंग वॉकरों के लिए खोला गया है। सुबह 5:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये मॉर्निंग वॉकर के लिए खुलेगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए जू प्रीमाइसेस है। हालांकि जो वनस्पति इलाके हैं वहीं पे सिर्फ घूमने की जो है वो छूट मिली है मॉर्निंग वॉकरों को। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मॉर्निंग वॉकर जो हैं वो यहाँ पे घूमने आए हैं। हम बात भी करना चाहेंगे इन लोगों से, बात करना चाहते हैं कि ये लोग आए हैं। तो ये बताइए, तकरीबन 2.5 महीने के बाद आज 16 मार्च को जू बंद हुआ था।
16 मार्च के बाद आज हम लोग आए हैं और बहुत सुकून मिल रहा है। मतलब हम लोग को लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत दिनों से बंद था। सबसे बड़ी बात है सर, आप कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप घूम रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक किया आपने, हाँ, लेकिन सबसे अहम जो बात है कि सावधानियां बरतनी अभी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम लोग लॉकडाउन 1 में कर रहे थे, लॉकडाउन 2 में कर रहे थे या अनलॉक 1 में किए। जो सावधानी है, चूँकि कोरोना से लड़ाई अभी जारी है, तो सावधानी के तहत जो है किन किन चीज़ों का ध्यान आप लोग रख रहे हैं? एक तो मास्क जरूरी है, मास्क लगा के हम लोग निकल रहे हैं। आँख के लिए चश्मा भी लगा लिए हैं, क्योंकि आँख, नाक और मुंह 3 जगह से ये इसका वायरस का प्रकोप हो सकता है। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको आप लोग बोलते हैं, वो गलत है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हम लोग रख रहे हैं आपस में। सोशल मैन इज ए सोशल एनिमल, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं रख सकते हैं ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं कि 6 फीट का दूरी, कम से कम 2 गज का दूरी रहे, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और यहाँ भी बहुत अच्छा व्यवस्था है जू में, हैंड सैनिटाइजर है, सैनिटाइजिंग टनल है और सारे स्टाफ हैं। जितने हम बात और लोगों से कर रहे थे, ये बताइए कि जैसा इन्होंने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस हम लोगों को बनाना जरूरी है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जो जू प्रशासन के द्वारा, उसका अनुपालन सबको करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आप बताएं और ये पालन होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का भी कहना यही है और वो हम लोगों को 2.5-3 महीने सिखाई है कि अब ज़िंदगी इसी के साथ जीना है और ये अभी जाने वाला नहीं है, और हमने सिखा दिया। अब आप इसका पालन करेंगे तो आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, नहीं पालन करेंगे तो आप कष्ट में पड़ेंगे। लेकिन 2.5 महीने के बाद यहाँ आना, अनुभूति जो है वो बिल्कुल एकदम नई सी लग रही होगी, क्योंकि कई चीज़ें जो है बदली सी आ गई। बहुत सा बदला हुआ माहौल है यहाँ, और आज लगा कि हम लोगों को एक नया ज़िंदगी मिला है, क्योंकि पिछले 35 सालों से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो रही है। और यहाँ आने के बाद आज फर्स्ट डे होने के बावजूद भी पिछले 2.5 महीने से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ खुले में ऑक्सीजन मिल रहा है, पेड़ है और बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ पालन किया जा रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अनुपालन किया जा रहा है और आपको दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए। बिल्कुल अमित, इन तस्वीरों को देख करके ये साफ होता है कि लोगों को इस बात की तो जानकारी हो गई है, लोग ये समझ चुके हैं कि अब आपको खुद ही स्वतः ही इस बात को ध्यान रखना है कि क्या कुछ सावधानियां बरती जाएं, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी सेहत बनानी है, घर से बाहर निकलना है और फिर घर सुरक्षित वापस लौटना है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन